सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आजम खान का एक बयान आया है, एक सार्वजनिक संबोधन आया है जिसमें वो भावुकतापूर्ण बातें कर रहे हैं, रामपुर की जनता से आह्वान कर रहे हैं, कभी रामपुर की जनता को धोखेबाज बता रहे हैं और कभी ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया ये सब आपके लिए किया, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किया। उसके आगे वो ये कहते हैं कि उसके बाद भी उनको बार बार उनको मुकदमों में फंसाया गया, उनको तमाम तरह की यातनाएं दी गई, 27 महीने उनको जेल में काटने पड़े। उनका ये भी कहना था, ये भी शिकायत थी रामपुर की जनता से कि उन्होंने लोकसभा में उनके कैंडिडेट को हरा दिया। बार बार वो सवाल पूछते हैं कि उनका कसूर क्या था। सवाल ये उठता है कि इस तरह का भावुकतापूर्ण भाषण या इस तरह का उद्बोधन क्या रामपुर की जनता को इस उपचुनाव में रास आएगा? क्या रामपुर की वही जनता जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, क्या रामपुर की जनता उनके इस भाषण से प्रभावित होके या उनका जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो क्या बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बना पाने में सक्षम होगा? क्या रामपुर के लोगों को आजम खान से हमदर्दी है? क्या आजम खान का ये जो कहना कि उनको साजिशन फंसाया गया, उनका कसूर क्या था, क्या वो बेकसूर हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज की डिबेट है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आजम खान की वो बड़ी बातें सुनते हैं जिनको लेकर आज की डिबेट है। मेरी मौत चाहते हो? मेरी मौत चाहते हो? मारो मुझे, मार दो गोली यहां मुझे, खुदा की कसम। वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम। उसी में मेरे साथ मेरा बेटा बनता। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल एड़ियां रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने? मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तन्हा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती की हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा। क्यों हुआ जमाना दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई? मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा? आजम खान बार बार 27 महीनों की कालकोठरी जेल में बिताए गए लम्हों का जिक्र करते हैं, भावुकतापूर्ण भाषण देते हैं। रामपुर की जनता बीच बीच में उनके नारे लगाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भावुकतापूर्ण भाषण क्या वहाँ पे कुछ इफेक्ट डालेगा? इसलिए कि उपचुनाव है और उसी जगह पर आजम खान का जहाँ प्रभाव हुआ करता था वहाँ पर लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। समीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप भी जुड़े हैं। मोहम्मद अखलाक, पीएसपीएल के प्रवक्ता, और प्रकाश शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल करते हैं एसएन सिंह से।
एसएन सिंह साहब ये बताइए कि बार बार आजम खान ये आरोप लगाते हैं कि सरकार की तरफ से उन पर ज्यादती की गई, बार बार इस तरीके से स्पीच देते हैं जैसे उन्होंने रामपुर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो, बार बार उनका ये कहना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब आज तक ये नहीं समझ पाए कि राम और रहीम दोनों एक हैं। उन्होंने ना राम को माना, ना रहीम को माना, ना रामपुर की जनता को माना, ना रामपुर को माना। सबसे सुपर पावर अपने आप को समझते थे और यही गलती थी। इन्हीं गलतियों के कारण उन्होंने किसी को कोई कुछ समझा ही नहीं। किसी की जमीन कब्जा कर लिए, किसी के सामान को रखवा, किसी को इज्जत कर लिए, तमाम अधिकारियों को जो मर्जी आए सो कहे, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किए। और जब देखिए सबके जीवन में बुरे वक्त आते हैं और बुरे वही के लोगों ने उनके खिलाफ आरोप दायर किया। वहां के 90 लोगों ने कहा कि हमारी जमीन को कब्जा कर लिए, हमारे साथ ज्यादती की। जब ऐसा कर्म आप करेंगे, निश्चित तौर पे जब आप निर्बल होंगे, जब आप सबल रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब आप निर्बल होंगे, वो लोग भी अपनी बात को कहेंगे। आज वो जनता सबल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो सबके मुख्यमंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री होता है वो सरकार सबकी होती है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता। क्योंकि इनके समय में होता था, जब मुजफ्फरनगर जैसा दंगा होता था, ये कहते थे एक धर्म को छोड़िए, एक धर्म को बंद करिए। जब कोई बात होती थी कहते थे मैं तो अधिकारियों से बूट पालिश कराता हूं। ये सब कारण था कि जनता ने आपको छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब आदमी मैच हारने लगता है तो तमाम बहाने करता है। उसी में से एक बहाना हमारी तरफ से आप मान लीजिए कि रामपुर का चुनाव जिस तरह से लोकसभा में हार गए, इस चुनाव में भी ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इस नाते आरोप लगा रहे, नहीं तो सरकार तो 2022 में भी थी, विधानसभा चुनाव आप जीते थे, जनता वोट देती है। यही अंतर आपको समझना होगा कि वोट सरकार और सत्ता का नहीं होता है, वोट जनता का होता है। और जनता जनार्दन होती है, क्योंकि जनता को आपको मानना नहीं है, आपको अपने को मानना है और जनता ने अब आपको मानना नहीं है। तो जनता जब आपको मान नहीं ये इस नाते आप शून्य हो गए और चुनाव हार रहे हैं। न इसमें भारतीय जनता पार्टी, न इसमें सरकार, न सत्ता। ये तो आरोप इसलिए है कि आप चुनाव हार रहे हैं। समीर सिंह हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर, एक बात ये बताइए, आजम खान बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे, अपने इलाके में बहुत जबरदस्त उनका प्रभाव था। आज का भाषण आपने सुना होगा, जो स्पीच थी, जो उद्बोधन था, वो एक तरह से एक मजबूर आदमी का था, जो बार बार अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी नज़र में जो ज्यादती कहा जाए जिसको, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि रामपुर में अब ये इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है? रमन जी, दो बातें। पहली, इमोशनल कार्ड अगर पहली बात तो खेला नहीं जा रहा, कोई कार्ड नहीं खेला जा रहा है। अगर आपने आजम साहब का इंटरव्यू सुना, जो उन्होंने भाषण दिया वो सुना, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वो कोई एक ड्रामा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले करते। उनके जो स्वर था, उसमें जो भाव थे, अगर आप वो पढ़ें तो वो अपनी जनता, जो उनकी जनता, जो उनके परिवार की तरह है, क्योंकि वहां से वो कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो वो उनकी जनता के सामने वो अपनी जो दुख है वो व्यक्त कर रहे थे कि नहीं, वो एक चीज बार बार बोल रहे थे कि 27 महीने उन्होंने जेल काटी, वो किस लिए? आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। ये सब चीजें बार बार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, वहीं के 90 लोगों ने वहां उन पे जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया, उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, उसके साथ साथ महिलाओं पे उनकी टिप्पणी, हमेशा विवादित बयान के लिए जाने जाते रहे हैं, भारत माँ को डायन कहा। तो जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो भोगना तो पड़ेगा ही। रमन जी, चलिए, आपने अगर एक यहाँ पे वर्डिक्ट सुना दिया है तो उस वर्डिक्ट पैरेलल एक बात आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कितने ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन आप लगाएंगे नहीं। और क्या वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं? अगर 27 महीनों की बात हो रही है तो क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों है? उन पे इल्जाम लगना चाहिए। जो भी इस तरह की हेट स्पीच करता है उन सब पे इल्जाम लगना चाहिए। रमन जी, देखिए, जिस तरीके से अभी ये इस पे काफी डिबेट्स हो भी गई हैं कि अगर आप कहें कि इस समय हर चीज फेयर चल रही है तो आप और मैं फिर आंख में पट्टी बांध के फिर कुछ भी देखना और सुनना स्टार्ट कर दें तो उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर हम देखते हैं कि एक तरफ दूसरी पार्टी का नेता है जिसको भड़काऊ भाषण पे 800 रुपए का जुर्माना पड़ता है और दूसरे नेता को सजा होती है, और सजा होने के बाद आप स्पीकर महोदय की
उत्सुकता देखिए उनकी सदस्यता रद्द करने की, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की उत्सुकता देखिए रामपुर में इलेक्शन डिक्लेयर करने की। ये सब कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब अभी अच्छा, हाल ही में पिछले 1 महीने में हुआ है। और जो आप पॉइंट आउट करें 27 महीने एक ऐसे कत्तावर नेता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो बदसलूकी हुई है उस जेल में, जो कोरोना के टाइम पे उनके साथ, उनकी जान के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर उसके चलते एक नेता अपनी जनता के सामने अपने भाव व्यक्त कर रहा है तो वो गलत क्यों है? 27 महीने किसी को जेल में रख के एक ऐसे नेता को जो कि उस, और अगर बात होती है जिस तरह से अभी एसएन सिंह साहब बोल रहे थे कि रामपुर जीता दिया, रामपुर जीत लिया हमने, रामपुर की जनता ने इनको बर्खास्त कर दिया, इनको अनदेखा कर दिया, तो शायद एसएन सिंह साहब भूल रहे हैं कि अभी उसी के 2-3 महीने पहले रामपुर विधानसभा का चुनाव भी था जिसमें माननीय आजम खान साहब जीत कर विधायक बने थे। लेकिन आपके जो षड्यंत्र हैं, जिस तरीके से आप उनको परेशान करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं, उसके तहत जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके चलते और अभी हमारे क्यों ऐसा चाहती है जी, ये तो एसएन सिंह साहब बेहतर जाने कि किस अच्छा, मुझे इतने गद्दावर नेता। अच्छा एसएन सिंह साहब, रमन जी एक आपसे एक छोटा सा जवाब दे, क्या इतने बड़े नेता पे बकरी चोरी और पुस्तक चोरी का इल्जाम आपको हजम होता है? बताइए रमन जी, आपसे क्वेश्चन था ये। अगर नहीं होता है हजम तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेबुनियाद केस उन पे ठोके गए उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के द्वेष से। समीर सिंह, एक बात का आपने जिक्र किया कि स्पीकर महोदय को बहुत जल्दी हुई थी, चुनाव आयोग को कोई जल्दी हुई थी, बहुत जल्दी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भी ये चीजें हुई हैं क्या वो नियम विरुद्ध हुई हैं? जी, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं। अगर नियम विरुद्ध, देखिए नियम विरुद्ध अगर तब नहीं होगा जब दो लोगों के लिए, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के लिए सेम तरीके के कानून होंगे, तब तो वो नहीं होगा। सेम तरीके के उनके साथ व्यवहार होगा तब नहीं होगा। लेकिन अगर नियम कहता है कि अगर जेल होने के बाद सदस्यता रद्द करी जाए तो दो लोगों में इतना समय क्यों, एक के में इतनी जल्दबाजी क्यों और दूसरे के में इतनी जल्दी क्यों? अगर कानून, अगर हेट स्पीच का मामला है तो एक को 3 साल की सजा और दूसरे को 800 रुपए, दूसरे को 800 रुपए जुर्माना क्यों? और क्या भारतीय जनता पार्टी को एक जाति के जितने भी गुंडे हैं, जितने भी दबंग लोग हैं वो नहीं दिखते? बनारस के लोग नहीं दिखते, इनको क्रिकेटर नहीं दिखते। आजम खान साहब एक माननीय विधायक और एक माननीय सांसद रह चुके हैं और कई बार रह चुके हैं। उनकी तरीके से, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना किस हद तक सही है, मुझे ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं। और आपकी डिबेट, आप अपनी स्टैंड को क्लियर कीजिए। रमन जी, आप कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोर्ट पे मैं कोई, जो कोर्ट का आदेश है मैं उस पे कोई सवाल नहीं, उस पे कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकता। नहीं, आपने कहा ना कि एक आदमी को ऐसा मैं कह रहा हूं कि दो तरीके के यहाँ पे कानून चल रहे हैं, दो तरीके का बर्ताव चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक विपक्ष के लिए। और ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आदमी अगर एक निष्पक्ष तरीके से देखेगा तो उसको सामने कि किस तरीके से हो, चाहे दूसरे अन्य विपक्षी दलों, उनको टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है कि कभी पावर में नहीं रही, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा में राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करना, किसी पे निजी कार्रवाई करना, ये हमारी विचारधारा के विरुद्ध है। हमने कभी सरकार में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब उनके नेताओं को इस तरह से परेशान नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी नेताओं के ऊपर समीर जी जवाब सुन लीजिए, समीर जी जवाब सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही और होना भी चाहिए। देखिए समीर भाई, कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई नवाब या 8 बार का विधायक है, 3 बार का मंत्री है, 2 बार का सांसद है तो उसके लिए अलग कानून बनेगा। दूसरा ये दुहाई देना कि वो बहुत बड़े आदमी है, इस नाते ये कतई नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे समय में, आपके समय में जो मुजफ्फरनगर के दंगा कराते हैं उनको बुलाकर और वो कहते हैं अखिलेश यादव जी से कि इनको जेट श्रेणी की सुरक्षा दिया जाए, और वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर हेलीकॉप्टर से बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाया जाता है और वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर भेजा जाता है। आप कानपुर में विस्फोट कराते हैं, जो वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में विस्फोट कराते हैं, आजम खान साहब के कहने पे उनको अखिलेश यादव जी छोड़ने का कार्य करते हैं। मैं पूरा बातों पे नहीं जाता हूं, फिर कोर्ट पे आता हूं। देखिए, आजम खान साहब स्वीकारा कि कोर्ट को जितना जायज फैसला देना था उतना जायज फैसला कोर्ट ने दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं।
तीसरी, हमारे अभी रमन जी ने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वहां के लोग लगाए। जब तक आपकी तानाशाही चलती थी और उसकी आवाज लखनऊ तक नहीं पहुंचती थी, उन लोगों की आवाज दब जाती थी। लेकिन जब उन लोगों की आवाज लखनऊ तक पहुंची, कोर्ट तक पहुंची और उस पर सुनवाई हुआ, उस पर कार्रवाई हुआ, और रही बात सरकार की, तो सरकार तो 2012 में बहन मायावती जी का था, उनकी सरकार तो नहीं बदलना चाहिए, सत्ता के साथ लोगों को जाना चाहिए। 2017 तक आपकी सरकार थी, तो सरकार दोबारा आपकी बन जाना चाहिए। मैं बार बार यही समझा रहा हूं, सत्ता के हनक किसके पास थी? समाजवादी पार्टी के लोग सब थे। हम ये मानते हैं जनता जनार्दन है, जनता के पाइए, अपनी बातों को कहिए, जनता जिसको चुनेगी वो चलिए, जाएगा। मोहम्मद अखलाक आपने ही हमारे कहा साथ, अभी कि मोहम्मद अखलाक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। मोहम्मद अखलाक, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। आज एक स्पीच में ही आजम खान ने इतना तक कह दिया कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे मारो, मुझ पे पत्थर फेंको, लेकिन मेरा कसूर क्या है? उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि सुसाइड करना हराम है, अदरवाइज इतनी जलालत के बाद कोई भी आदमी सुसाइड कर लेता। तो ये एक इमोशनल कार्ड नहीं है तो और क्या है? देखिए रमन जी, मैं बताना चाहूँगा कि इमोशनल कार्ड नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो एसएन सिंह साहब सीनियर हैं काफ़ी, उन्होंने एक बात कही कि राम और रहीम एक हैं। मैं तो उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि बीजेपी के पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने राम और रहीम को एक साथ करने की बात की। एसएन सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आजम खान साहब के भावुक होने पर सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है भावुक होने, कार्ड खेलने के बाद। अरे मैं तो हार देखिए, मैं कह रहा हूँ एसएन सिंह सुन लीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में रोए थे, माननीय प्रधानमंत्री भी जनता को संबोधित करते हुए रोए थे। तो भावुक होना अपने लोगों के बीच में कोई गलत बात नहीं है। जो पीड़ा उन्होंने आजम खान साहब ने झेली है, 27 महीने जेल रहे हैं, किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ऐसे जो उन पे मुकदमे लगे हैं जो हर तरीके से बेबुनियाद तरीके से लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं, किसके शासन में लगे हैं, ये एसएन सिंह साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। और रामपुर उनकी जनता है, उत्तर प्रदेश में वो रहे हैं, मंत्री मतलब आप लोग उनके साथ हैं पूरी तरीके से। हमारी पार्टी और आदरणीय शिवपाल जी तो जाते नहीं है वहां प्रचार करने। सबसे ज्यादा शिवपाल सिंह यादव साहब गए थे जब आजम खान साहब जेल के अंदर थे। नहीं, प्रचार उन्होंने ही उसकी पीड़ा, उन्होंने ही निश्चित रूप से उस समय अखिलेश यादव नहीं गए, शिवपाल सिंह यादव गए, और इस चीज को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम है, आपसे वही पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी अखिलेश यादव का भी एकदम लास्ट मोमेंट में सिर्फ 1 दिन का दौरा वहां प्रस्तावित है, और शिवपाल सिंह यादव का भी कोई दौरा नहीं है। देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब अभी मैनपुरी में है। मैं तो कहता हूँ इंतजार करिए, हर जगह जाएंगे वो, जो भी जरूरत उनके लोगों को या उत्तर प्रदेश की जनता को होती है हमेशा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक आज अपील आई थी डिम्पल यादव की कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन अपने सपा कार्यकर्ताओं से वो अपील कर रही थी कि रात भर सोए ना लोग, प्रशासन के लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से आजम खान का ये स्टेटमेंट बिल्कुल, कभी आजम खान बिल्कुल गरजते रहते थे, बिल्कुल एक कद्दावर नेता की तरह से बोलते थे, आज बिल्कुल एक मजबूर आदमी की तरह से उनका स्टेटमेंट दिख रहा था। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया है शासन ने, ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने जो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, शासन प्रशासन क्या कर रहा है इस समय आपको भी पता है रमन जी पूरी तरीके से, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली हो रही है, लोकतंत्र पे हत्या करने का जो काम कर रही है। कहां हो रही है धांधली? देखिए, केजरीवाल ने भी एक बार बहुत पहले आरोप लगाया था कि ईवीएम बदल दी जाती है या ईवीएम में गलत चीजें फीड कर दी जाती हैं, आज तक साबित नहीं हुआ। देखिए, क्या हो रहा है वो सब लोगों को पता है, तो हमें वही हम जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी चूंकि आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं का नाम काट दिया गया, उसके बाद डिम्पल यादव की ये अपील आ रही है, तो कुल मिला जुला कि ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ये भी कहा गया था अभी आपकी पार्टी की तरफ से कि प्रशासन वहां पे कार्यकर्ताओं को रोक रहा है रैलियां करने से। बिल्कुल, प्रशासन मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को रोक रहा है, परेशान कर रहा है। और 22 में भी आपने देखा होगा कितने वोटे कटे लोगों की, कि पूरे मोहल्ले के वोट कटे हुए थे। अभी सभासदी के भी इलेक्शन होने वाले हैं, उस पे भी निकाय चुनाव में कितने लोगों के वोट कटे हुए हैं। तो किस प्रकार से आपसे प्रूफ मांगा गया था? नहीं, हम लोग दे रहे हैं प्रूफ मांगा गया था, किस तरीके से वोट कटे उसके प्रूफ हम लोग दे रहे हैं लगातार। प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पूरे एपिसोड पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो रमन जी, धन्यवाद इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि बड़ी सामयिक चर्चा है। अभी तो पहले जिस भावुकता की बात हो रही है, आंसू की बात हो रही, तो खैर आंसू तो अच्छी चीज़ है। अब
तो सर्वोच्च पद पर बैठे लोग भी आंसू आंसू गिरा लेते हैं। तो अच्छा है, ये एक अच्छा राजनीति का एक अच्छा हथकंडा है, प्रयोग करना चाहिए, काम यदि आ रहा है तो करें। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जो बार बार आजम खान साहब को एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बताने का प्रयास किया जा रहा है, आप थोड़ा सा पलट करके हम लोग देखें तो जब तक समाजवादी पार्टी की विभिन्न समय पे जब सरकारें रहीं, आजम खान साहब को प्रोजेक्ट भले किया गया एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पे, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता मुस्लिमों में रही नहीं। रामपुर के आसपास का जितना भी एरिया है उसमें 4-5 सीटों पे उनका बहुत बड़ा मजबूत प्रभाव रहा है, आज भी है, लेकिन उस वक्त तक वो नेता के तौर पर नहीं उभरे। सर्वमान्य नेता मुस्लिम चेहरे पे की तरफ आप नहीं सोच सकते। हाँ, लेकिन अब जो हो रहा है वो लग रहा है कि उतने से काम चल नहीं रहा, तो शायद भाजपा इनको बड़ा मुस्लिम नेता बना देगी चेहरा, तो ठीक है, बेहतर है। चूँकि AIM से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, तो अब यहाँ में रही बात आजम खान साहब की, एक तो पहली बात इनका इतना बड़ा प्रभाव नहीं रहा, दूसरा इस वक्त जिस तरीके का रोना उसके बाद में समाजवादी पार्टी का इस तरीके से आकर उनका बचाव करना, यदि आप सच में इतने ज़्यादा उनके लिए परेशान थे तो जब ये इस सारी पीड़ा के तहत जा रहे थे, सब झेल रहे थे, उस वक्त कोई पूछने नहीं गया, कोई नहीं था रमन जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक कोई नहीं था। शिवपाल सिंह यादव ने जाके वहां मुलाकात भी की थी, शिवपाल जी ने उन्होंने जुड़े रहने का बड़ा प्रयास किया। इवन जब ये रिहाई इनकी हुई है उसके बाद भी सबसे पहले उनका दर्द भी छलका था। ये अभी यही सवाल समीर सिंह से पूछूंगा। ये लोग साथ में बयान आया था, आजम खान का बयान आया था कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। जी, असल में देखिए सब साथ में लोगों ने काम किया। ये लोग जब पार्टी खड़ी हो रही थी उस वक्त जब नेताजी हुआ करते थे, और नेताजी के साथ में जब शिवपाल जी हो गए, आजम खान हो गए, बेनी बाबू हो गए, ये लोग सब एक साथ के बैठे हैं, एक साथ बढ़े हैं, एक साथ से इन्होंने राजनीति के गहरा सीखा है नेताजी से, तो वो एक अपनापन तो रहता है, इसमें कोई दुराई नहीं है, वो रहेगा। और आजम खान ने सही कहा, उसको पता नहीं इस बार वो इतना उनके पास में जाकर विजिट करेंगे भी नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता अब। लेकिन जब आपको आवश्यकता थी, आपको सच में अपनी राजनीति का असली दांव खेलना था, आपकी पार्टी, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं था उनके साथ में। आप ये समझिए, आप यदि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, किसी से छुपा नहीं है, समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, जिस भी कारणों से है वो एक अलग विषय है बात करने का। लेकिन जब आपका एक वोट बैंक है तो आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते? आप क्यों नहीं अब तक खड़े दिखाई दिया आजम खान साहब के साथ में? कम से कम इसी बहाने एक मैसेज और एक तरीके का एक संदेश आप दे सकते थे मुस्लिम समाज को भी। यहाँ पर आपकी एक राजनीति है, लेकिन यदि आप सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो अपना वोट बैंक भी आपको देख के चलना पड़ेगा। मैं एक सीधी सी बात एक समझता हूँ कि ये जो कुछ भी था, ये कुछ नहीं, एक ड्रामा है जो चल रहा है, और भी कई नेता करते हैं, इस बार आजम खान साहब ने किया, तो कोई अनोखी चीज नहीं। सिंह, आपका रिएक्शन? जी देखिए, जिस तरीके से अभी प्रभात जी ने बातें बताई यहाँ पे, ठीक है, जो एक तरीके से उनका एक परसेप्शन हो सकता है या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नहीं, गए क्यों नहीं अखिलेश, ये बताइए। जी देखिए, जिस समय उनको सपोर्ट की जरूरत थी उस समय आपका कोई शीर्ष नेता वहां नहीं जाता है, उसको क्या समझेगी जनता? अच्छा रमन जी, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों का कैलकुलेशन गणित में, राजनीति गणित में कुछ गलती हुई है। 2021 में रामपुर से चल के एक साइकिल रैली निकाली गई थी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिसका संबोधन उन्होंने स्टार्ट किया था जौहर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो साइकिल रैली आई थी रामपुर से लखनऊ, कुछ 5 से 7 दिन की पूरी रैली थी। वो रैली सिर्फ और सिर्फ आजम खान के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए, मोहम्मद जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पे जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए, जो उनकी पत्नी है तंजीम, दिल से कहिएगा समीर सिंह जी, देखिए भैया, देखिए समीर जी, आप दिल से कहिएगा क्या कि कहीं आपके स्वयं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जो मुस्लिम कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं, आप उनसे पूछिए क्या वो कहेंगे, क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप आजम खान साहब के साथ उनके लिए लड़ते हुए दिखाई दिए कहीं? आपके स्वयं के कार्यकर्ता कहते हैं साहब, आपके स्वयं के कार्यकर्ता ही कहते हैं
नहीं किया आप आजम खान साहब से कहीं नहीं थे, उनकी तो ज्यादा कुछ लग रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो आजम खान साहब का ये जो वक्तव्य था, जो भाषण उन्होंने दिया और जो उन्होंने आरोप लगाए कि मेरे साथ नहीं था, मैं ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं, ये प्रश्न उन्होंने सरकार से नहीं किया था, ये प्रश्न किया उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी से। आप समझिए जी बिल्कुल, ये आपके अध्यक्ष उन्होंने सवाल किया है कि मेरे साथ ही इतना संगीत बुरा क्यों, मुझे कब भिजवा रहे हो देश से बाहर? सवाल अखिलेश यादव जी ने ही निकाली थी। आपके खुद के कार्यकर्ता इस चीज को नहीं स्वीकार करते। आप लोग आगे बूंद करके नहीं, क्या बोल रहे थे प्रकाश जी? आप कुछ बोल रहे थे। जी जी, मैं कह रहा था, देखिए आप देखिए सत्य को नहीं स्वीकार करें तो कैसे काम चलेगा? आप ये बताइए, सीधी सी बात है, आप सवाल पूरा समझ रहा हूं, आंखें मूंदने से नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। 2019 में भी यही हुआ, आप लोग आंखें जब तक मूंदे रहेंगे यही होता रहेगा। आप क्यों नहीं मान रहे? यही आपने अभी गोला में किया, आंखें क्यों मूंद कर चल रहे हैं साहब? आप एक बात समझिए, जो सवाल सच बताएं, जो रमन जी जो भी प्रश्न आज जो किए हैं आजम खान साहब ने, ये प्रश्न दरअसल सवाल सरकार से थे नहीं, ये सवाल थे ये इनके अपने स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि मेरे साथ में ये बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं खड़ा रहा, आज मेरे को इस देश से बाहर निकालने भर की देरी बची हुई है, वो भी करना, उसकी भी तारीख बता दो। मैं 27 महीने तक जेल में बैठा रहा। और सच बात है भाई, कौन गया था? कौन गया था पार्टी जी? कौन इनके लिए समीर जी देखिए, एक बात तो तय है, डिबेट में आप एक्सेप्ट करें या ना करें, इंटरनली या कोई भी थोड़ा भी सेंसिबल आदमी है वो इस बात को जानता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिला था। डिबेट का विषय ये हो या ना हो, डिबेट में इसकी एक्सेप्टेंस हो या ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को खुद लगता है कि देखिए सीधी सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव की दूरियां क्यों रही, अभी जो नजदीकियां आई हैं उनको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली समाजवादी पार्टी के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये दूरियां पहले मिट गई होती तो शायद 2022 के इलेक्शन में कुछ दूसरा रिजल्ट देखने को मिलता। तो उत्तर प्रदेश की भी जनता चाहती है कि एक परिवार है, एक लंबी सांस्कृतिक, एक राजनीतिक विरासत है, वो आगे बढ़े, लेकिन ये कब तक चलेगा, क्या चलेगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आजम खान के साथ ज्यादती अगर हुई हो या आजम खान से लोग मिलने नहीं गए हो, आजम खान को अलग थलग छोड़ लिया हो गया हो, डिबेट में भले एक्सेप्ट ना करें लोग, लेकिन लोग इस चीज को तो मानते हैं। आपका क्या? सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण बात है, आप एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है कि आपके अकॉर्डिंग कोई गया नहीं वहां पे मिलने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं गए मिलने। मैं आपके सामने एक काउंटर फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं कि 7 दिन की रैली रामपुर से निकाल के टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब के लिए ही वो रैली निकाली गई थी। टाइमिंग और आप बहुत कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता, मैं यहाँ पे प्रवक्ता हूं, मैं डिबेट में बैठा हूं, लेकिन उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं। वो साइकिल रैली मैंने भी चलाई है, वो नारे मैंने भी दिए हैं, आजम खान की रिहाई की बात मैंने भी करी है। आजम खान को फिर ऐसा तो नहीं है देखिए, तो अगर देखिए आप भाई, मैं कह रहा हूं कि फैक्ट है, हम लगातार पिछले 5 साल से 6 साल से जिस तरीके की राजनीति रही है उसको देखें, अखिलेश यादव जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं दूसरा फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में यहां नहीं खड़ा कर रहा हूं मैं। मेरा सवाल ये है कि जनता की तरफ से जो सवाल मैं पूछ सकता हूं वही सवाल पूछ रहा हूं। तो जनता ये सवाल उठा रही थी लगातार जनता ये सवाल उठा रही थी। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं भी तो उसके कंपैरिजन में ये भी लिबरल दिखना चाहते हैं। या रैली जो निकाली गई थी वो किसी के घर में नहीं निकाली गई थी। एक बात बताइए, वो जनता के बीच से निकाली गई थी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो उन्हीं के लिए निकाली गई थी, फिर इतना आहत क्यों है वो? आजम जी आप ही बताइए ना इसका। मैं एक और काउंटर सवाल कर रहा हूं, रमन जी, आपने जो स्टार्टिंग में जो बात उठाई थी, इनफैक्ट जो प्रभात जी ने भी उठाई थी, जो बात बहुत हास्यास्पद है कि आजम खान का जो आज दुख व्यक्त उन्होंने किया है, पहला तो उनको ड्रामा बोल के साइड कर दिया गया है। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन। आजकल हम लोग उसके बाद इसके बाद फिर इनको ये बोला गया कि वो एक्चुअली में सरकार के लिए नहीं था, अखिलेश जी के लिए था। ये जो 27 महीने की जो जेल हुई उसका कारण सबको पता है, जो फर्जी मुकदमे लगे हैं वो कारण सबको पता है। आज अगर 27 साल में जो भी 27 महीने की जो आज जो आजम खान साहब जिस तरीके से बोल रहे थे, जो वो कह रहे थे कि मेरा जुल्म क्या है, बीजेपी बना दे रही है। आप समझिए, क्वेश्चन भाजपा से था कि जुल्म उनका है क्या, और उनका जुल्म खाली इतना है
कि वो सेटिंग नहीं कर पाए। जिनकी उनका स्वीकारता जुल्म सिर्फ इतना है कि जो बाकी के जो बिल्डर्स हैं, उनकी जो अवैध काम कर रहे हैं, मुस्लिमों में जो गुंडा गुंडे हैं, वो जिस तरह की सेटिंग बिठा पा रहे हैं, आज पार्टी के साथ सेटिंग बिठा रखी है, आप समझिए, वो सेटिंग करने में कैपेबल है, तटस्थ 90 लोगों नहीं बैठा पा रहे हैं, जमीनें इस हड़प लगाया। बात का कहना उनको चाहिए, उनका ये है। और इस बात देखिए, बड़ा परिपक्व वोटर है मुस्लिम भी यहाँ का। सुनिए, बात समझिए, एक तरफा वोट गए थे, आप याद कीजिए, एक तरफा वोट गए थे इस बार भी समाजवादी पार्टी को। हालांकि आपकी दूसरी जो एक और कम्युनिटी है, वहां से आपके पास में स्वयं वोट नहीं आए थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के आपके पास वोट पड़े। लेकिन आज भी आप मुस्लिमों से पूछिए, मैं हर चैनल पे हर जगह मैं देखता हूं, और जब मुलाकात भी पर्सनल होती है मैं देखता हूं, प्रवक्ता लोग जो भी मुस्लिम हैं, वो समाज खुद ही कहता है कि साहब हम सुखी नहीं है, इनसे खुश नहीं है। इनका कहीं पर भी जिस तरीके से एक तो लिबरल जो ये मोड़ ले रहे हैं लगातार, अखिलेश जी, अगर आप थोड़ा सा देखिए 4-5 साल की इनकी राजनीति, तो जो इनका कोर वोट बैंक था, ये बिल्कुल नाम उस तरीके से चिपका के नहीं रखना चाहते, जबकि बहुत तटस्थ है इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं कि हम सबको लेकर चले, लेकिन उनका वोट बैंक क्या है वो क्लियर है, कोई चीज छुपी चीज नहीं है। आजकल थोड़ा सा रमन जी मैं जवाब दे दूं, सब चीजें बोलिए हसन सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनल देखिए रमन जी, थोड़े से इस तरीके के ये चुनाव, बड़े भैया मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, है किसी खास व्यक्ति को टारगेट करना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो हम भी और आप सभी हम लोग हास्यास्पद मानेंगे, बकरी चुरा लिएगा। बड़े भैया देखिए, ये जो चुनाव है ये विकास का चुनाव है, विश्वास को चुनाव है। देखिए ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, लेकिन देखिए जिन 90 लोगों ने अपनी जमीन कब्जा करने के आरोप लगाए, वो या तो वो गलत हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज कि ये जो हेट स्पीच तमाम नेता, मैं तो उन तमाम नेताओं के बारे में कह रहा हूं कि उन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हेट स्पीच, देखिए एक स्पीच तो इनकी इतनी फेमस हुई थी, इतनी नोटोरियस हुई थी, जिसमें भारत माँ को डायन कहा था उन्होंने। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आजम खान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सबके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सरप्राइज हूं, देखिए हेट स्पीच के इस बीच में बहुत सारे मामले हुए, नहीं सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ बस बात ये है, क्योंकि हम भी जान रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं। एसएल सिंह ये बताइए कि बहुत सारे हेट स्पीच के मामले आते हैं कि जब सबके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? इसलिए कि ताकि समाज में एक मिसाल बने। उसके पास भैंस है तो जैसे चाहे वो रमन जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो ये कह रहा हूं कि नमक का अपना गुणधर्म होता है और चीनी का अपना गुणधर्म होता है। नमक जब चीनी के गुणधर्म पे चला जाएगा तो कोई भी सवाल उठाएगा, और मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं। 2009 में जब जयप्रदा के खिलाफ आदरणीय आजम खान साहब बोले थे, तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये बहुत मतलब क्या बोलूं आपके चैनल पे। तो ये इस तरह की चीजें चलती है, वो उनको भी नपुंसक कहते हैं। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है तो उनके बारे में क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं उनका गुण धर्म ही दूसरे तरह का था। उस तरह के गुण धर्म के लोग अगर बदलते हैं तो कोई भी सवाल उठाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप भूल जाइए कि चुनाव कौन लड़ रहा, ये उपचुनाव है, विकास का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है। चूंकि जो मेन चुनाव होता है उसमें लोगों को लगता है कि पता नहीं किसकी सरकार आएगी, हो सकता है हम इधर जाए। ये तो विश्वास का चुनाव है और विकास का चुनाव है। सब लोग जानते हैं कि जनता ने जो विकास की चाबी है वो किसको दी है। आईटी सेल और अमित मालवीय जगीर की तरफ से जिस तरीके के राजीव जी को लेकर के मैसेज आते हैं, वहां पे मैं भाषा पढ़ता हूं, सुनता हूं, और आपने उनको आदरणीय राजीव जी कहकर के संबोधित किया। मुझे अच्छा लगा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपने उनको इतना सम्मान दिया, धन्यवाद जी। बोलिए हसन सिंह। देखिए मैं ये कह रहा हूं सबको अच्छे से बोलना चाहिए, और अब मैं तो कह रहा हूं लोकतंत्र में सबको छूट है। अगर गलत कोई बोल रहा है तो आप भी कोर्ट में जाइए, संविधान आपके लिए। समीर सिंह का ये कहना है कि आपकी पार्टी के लोग हेट स्पीच देते हैं या उस तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। देखिए हमारी पार्टी में जो भी हेट स्पीच देता है, निश्चित तौर पर उस समय आप चैनल पे चलाते हैं और उस समय बयान आप हमारे पार्टी के लोगों से लेते हैं और उस पे हमारे पार्टी के लोग जवाब देते हैं। समीर सिंह बताइए इनको एग्जांपल, क्योंकि वो अरे तमाम एग्जांपल पता नहीं, यदि ये समाजवादी पार्टी इसको खुल कर नहीं बोलना चाहती है। धर्म संसद हुई आप क्या, धर्म संसद में क्या क्या हुआ, छुपा है किसी से? आजम खान भारत माता को बैन कहते हैं। आजम जब ये समाजवादी पार्टी खुद ही नहीं उठाना चाहती, आजम खान साहब जयप्रदा जी को गाली देते हैं, आजम खान साहब सब लोग को कहते हैं, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नाम लीजिए भारतीय जनता पार्टी का आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर वो तो अटैक करते ही रहेंगे। जहां हम बैठे भाई, अगर कोई बात हो तो आपको जाना चाहिए ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आज देखिए जनता तुलना कर रही है कि मतलब कोई लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी तो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगी।
हेट स्पीच के मामले, और अगर हम बहुत दूर नहीं जाते हैं और जिसके मतलब जो एक ऐसी हेट स्पीच जिसने एक इंटरनेशनल मोड़ ले लिया, हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, हमारे दूतावासों को वहां पे जितने भी एम्बेसडर्स थे उनको माफी मांगनी पड़ी, प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी, देश का पूरा माहौल खराब हो गया। इससे तो बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके कानपुर की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तभी हो क्या रही आप है। माफी तो मांगे? अगर आप जिस तरीके से साहब कहते हैं 15 मिनट की छूट दे दिया जाए, हिंदुओं का क्या हो जाएगा? दे दिया कि इस हम बार की कानून पे दिवाली टिप्पणी किस कर रहे चीज से हैं, मनेगी? हम कानून पे क्या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। साहब, पूरी बात लेकिन अगर हेट स्पीच एक मामला क्या है कभी तो क्या आपने हेट माफी स्पीच में मांगा? जो दो लोग हैं साधु उनको सेम सन्यासियों तरीके को का सजा चिरंजीवी नहीं कहा होनी जाता है, चाहिए। क्या आपने दो माफी अलग मांगा? अलग सजाएं। सिंह हिंदू पहले धर्म बात को सुन अश्लीलता लीजिए। से जोड़ा सिंह जाता है, साहब, क्या आपने माफी मांगा? सिंह साहब बात सुन लीजिए, फिर आप उसको तो देखिए सिंह ना। साहब, सिंह साहब पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए समीर सिंह। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो मेन जो पार्टी है, पार्टी के जितने नेता हैं जो मैंने अभी बताया, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे नुपुर जी हो, चाहे संगीत सोम जी हो, ऐसे अनगिनत और नेता हैं, चाहे उमा भारती जी हो, कई नेता, अनगिनत नेता। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में हर नेता के एक उसमें एक पोर्टफोलियो एक बायोडेटा का एक हाईलाइट है कि आपने हेट स्पीच में क्या बोला है, कितना ज्यादा बोला है, किस तरीके से आपने भीड़ को उकसाया है। उसके बाद अगर इनके हम जो सब्सिडरी विंग्स ले ले, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो कितनी सारी ऐसी विंग्स हैं जिन्होंने कभी महात्मा गांधी जी को गोली मारने, उनकी एफआईआर पे गोली चलाने के से चाहे आप देखिए किस तरीके से नाथूराम गोडसे की पूजा करना स्टार्ट हो जाते हैं। जगह आपने आगे बढ़ करके इन बातों को आगे लेके आया, चुनाव की चर्चा हो रही है कि और ये जनता सिर्फ हेट स्पीच मामला नहीं है। लेकिन विपक्ष के जितने लोग हैं वो करप्ट है, वही करप्ट और भारतीय जनता पार्टी ओढ़ लेते हैं तो वो हो जाते हैं एकदम एरियल से साफ। आप ये भी तो सुने, आप आवाज उठाते हैं, सड़क पे उठाते हैं, सदन में उठाते हैं, डिबेट में उठाते हैं, कहां आवाज उठाई जाए। लेकिन अगर आवाज उठाई जा रही है उसको दबाने के लिए फिर अलग अलग ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, सबको क्या आगे भेजा जा रहा है। अरे तो ये तो समझ के 10 साल समर्थन इसी बात का तो दे रहे थे। जब ये बताया जाता है, आप ये देखिए, अगर हम कह रहे हैं अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारे नाम गायब किए तो हम पे नोटिस आ जा रही है, उसके बाद हम 10,000 पन्नों की जब नोटिस पर जवाब दे रहे हैं तब फिर उस पर सवाल उठ रहे हैं। काशी कॉरिडोर का विकास वो तो विकास का विरोध करेंगे जब आप जो एक धर्म का विरोध दिए गए ना, सबूत दिए गए, तो नोटिस थोड़ी है वो, दिए गए 10,000 पन्ने के सबूत दिए गए। एक मिनट, जब आप किसी चीज का इल्जाम लगाएंगे तो आपसे डेफिनेटली कि आपके पास क्या प्रूफ है ये तो मांगा जाएगा। तो उसको आप अगर गलत तरीके से लें तो ये अलग बात है। उसका दिया भी गया, इनफैक्ट उसके देने के बाद उस दिन भी शायद आपके सामने डिबेट में अगर आपने और भी डेट मांगी है कि हमें और रमन जी देने के लिए समय दिया जाए। मनगढ़ंत बातें, रमन जी देखिए होता क्या है, ये चीजें मैं तो कह रहा हूँ, अरे भाई सुन लो भैया, आप चुपचाप सुन लो। मैं कह रहा हूँ चाहे जो भी हो, जिस पार्टी का भी हो, अगर कोई गलत बात करता है तो निश्चित तौर पे उसकी निंदा होनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उसकी निंदा करता हूँ। और कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा नजीर बनाया, आपने दिखाया जिस दिन आजम खान साहब के खिलाफ ये आई थी, उस दिन आपने कहा कि कोर्ट ने एक नजीर दिया। मैं कह रहा हूँ आप राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आप जो है साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं, आप कहते हैं कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, आप प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं, आप एक धर्म को के मर्यादा को तोड़ते हैं, आप सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं। वर्ग साहब के बयान को देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई देता हो उसकी भी मैं निंदा कर रहा हूं। आप कोर्ट जाइए, सम्मान करिए, लेकिन आप तो सम्मान नहीं कर रहे। आज ये चुनाव हो रहा है, आज ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लोग ये देख रहे हैं, ये मान रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और रमन जी तुलना कर रहे हैं, तुलना इस बात की कर रहे हैं कि एक सरकार पहले चलती थी जो परिवार के लिए कार्य करती थी, आज एक सरकार चली जो देश के लिए कार्य कर रही है, प्रदेश के लिए कार्य कर रही है। साक्षी महाराज जी का नाम लिया, उमा भारती जी का नाम लिया, जी का नाम लिया, ये सब नाम तो सुनाई नहीं दे रहे कि आप आजम खान के खिलाफ करना चाहते हैं। सुनिए रामपुर में, सुनिए समीर सिंह, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। रामपुर में सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आगे बढ़कर
करके आपने अपोज नहीं किया, जहां पे एक आपने मिनट कोर्ट का मेरी दरवाजा बात नहीं बताइए, खटखटाया। मुझे एक बात का कम जवाब से कम दीजिए। 20 मुद्दे अभी समीर गिना जी, दूंगा एक लाइन से। समीर जी, प्रकाश जी, समीर जी से एक सवाल पूछता हूं। एक बात बताइए, आकाश सक्सेना ने अगर 90 मुकदमे किए या 50 मुकदमे किए, 60 मुकदमे किए आजम खान के खिलाफ, उनके साथ सबूत लेके गए, सारी चीजें लेके गए, तो ये समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करती है? चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे कोई भी हो, कोई आवाज उठाएगा तभी तो कंप्लेन होगी। बिल्कुल रमन जी, बीजेपी तो उठाएगी नहीं आवाज। भाई बीजेपी के अगर नेता है, एक दो अलग चीजें जोड़े। पहली बात हो गई कि इन लोग के खिलाफ कंप्लेंट्स क्यों नहीं करी जाती, बिल्कुल कंप्लेंट्स की जाती हैं। दूसरी चीज, अगर आप आजम खान के मुद्दा, अगर आप माननीय आजम साहब के जितने भी केसेस हैं उसको इससे लिंक कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। क्यों? क्योंकि वो सरासर जितने भी केसेस हैं वो केस सरकार के जितनी भी पावर है उसका दुरुपयोग कहते हैं। देखिए ये कोर्ट का विषय है, ये कोर्ट का विषय है। सरकार ने अपने पावर समाजवादी पार्टी टिप्पणी कर सकती है। रमन जी, इसका आंसर मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में समाजवादी पार्टी इस पर टिप्पणी कर सकती है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट का विषय है, मैंने अपना ओपनिंग कोर्ट का इशू है। मैंने अपने स्टेटमेंट में ये चीज, ओपनिंग स्टेटमेंट में ये चीज बोली ये कोर्ट का विषय है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ये बिल्कुल परे है कि हम राजनीतिक द्वेष में किसी अपने प्रतिद्वंदी को इस तरीके से प्रताड़ित करें कि उसका हम राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश करें। इस तरह की विचारधारा समाजवादियों की है नहीं कि जब हमारी सरकार हो तब हमने किसी अपने दूसरे पार्टी को, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के नेता पे प्रशासन को लगाया हो, शासन लगाया हो, उस पे गलत तरीके से केसेस मायावती जी के साथ क्या हुआ था ये आपको भी याद होगा। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते। और यही आप देखें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। संबंध देखिए, आपकी बात को मैंने माना कि आपने कहा कि झूठे केस नहीं लगाए जब सत्ता थी आपकी। चलिए, आपने झूठे केस नहीं लगाए, जो असली केस है उन पे तो कुछ कर सकते थे, जिनको आप अभी नाम जिनके ले रहे हैं। क्या एक्शन लिया? कभी सड़क पे उतरी समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया? कोई बड़ा आपने कोर्ट में मूवमेंट किया अपनी तरफ से? कितने वकील आपके इसी कार्य में लगे? वही वाली बात हो जाती है, आप गिरा पाएंगे? ये आपको तो प्रभात जी वही वाली बात करके आपको मुद्दे दे रखे हैं साहब। देखना है, आप सिर्फ वही देखेंगे जिसका अभी उदाहरण पहले आ चुका है। मुझे क्या देखना है? मुझे ना आपको आपने वो देखा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उस पे आप आके अपनी बंद कर ले रहे हैं। मैं ना तो उसमें आपकी पार्टी का सदस्य तो हूँ नहीं, आप जब शशन जी की पार्टी कोई आवाज उठाएगा। प्रभात जी मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने आपको बताया जो जनता की के सामने मैसेज संदेश है आपका, चाहे ना हो। मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने का कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने खाली आपकी ओपिनियन बताई कि आप खाली जो चीज देखना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं, जो चीज आप नहीं देखना चाह रहे वो मैं अगर आपको दिखाना भी चाह रहा हूं तो आप उसको नहीं। सिंपल सी इतनी बात। उतरिए, जमीन पर आइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है सड़क की राजनीति का, आंदोलन का। बात समझिए कहां से शुरू हुई। ये सबसे बड़ी खासियत मानी जाती थी मुलायम सिंह यादव जी की। वही कह रहा हूं, ये इतनी बड़ी विरासत जो खड़ी की गई, और मैं आज खुल के डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैंने सच में जो राजनेता देखे आज के समय में, या तो एक मुलायम सिंह यादव जी को देखा है या फिर उधर हमारे पवार जी को देखा, शरद पवार को। तो ये असल में बहुत बड़े ये पूरी एक विरासत लेके चले। सीखने को नहीं राय जी हैं। जमीन पे कितना समय हो गया समाजवादी पार्टी को किसी आंदोलन को छेड़े हुए? कौन सा बड़ा आंदोलन आपको याद आता है? आप मुद्दे तो तमाम सारे अभी गिनाने बैठ गए। किस मुद्दे पे आपने क्या किया ये बताइए। जमीन पर आप दिखे एक आध घटना को छोड़ करके, उसके अलावा मुझे तो लगता है कि साहब डंडा ना पड़ जाए इसका डर आपको खौफ कर। समाजवादी पार्टी को कभी डंडे खौफ ही नहीं रहा था एक समय। प्रभात जी मैं यही कह रहा हूं, आप सोचिए, आप सिर्फ वही देख रहे हैं, कभी खौफ नहीं रहा था। मोहम्मद अखलाक आपसे अगर पुलिस का, अगर पूरा पुलिस महकमा लग जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कि समाजवादी पार्टी रैली ना निकाल पाए, उसके बाद हम पे लाठियां चलाई जाती हैं, उसके बाद हमें गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है और जेल भेजा जाता है। अगर ये चीज आपको नहीं दिखी तो पता नहीं। और आप कह रहे मुद्दे किस मुद्दे पे नहीं उठी? महंगाई पे नहीं उठी, भ्रष्टाचार पे नहीं उठाया मुद्दा, कि नहीं किया, किसान आंदोलन पे नहीं उठाया। समाजवादी पार्टी कब नहीं उठाई ये मुद्दे? कब नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? सुनिए समीर सिंह, राजनीति और राजनेता ना मजबूरी का नाम नहीं होता है। जिस समय जेपी आंदोलन चला था, जेपी आंदोलन को भी कुचलने के लिए तमाम शक्तियां लगी हुई थी, मुलायम सिंह को भी कुचलने के लिए तमाम शक्तियां लगी हुई थी। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, उस एरा की राजनीति को आप इस एरा की राजनीति से कंपेयर ही मत करिए। इस एरा के लोग भी तो, चाहे पार्टी कोई भी हो, इस एरा के पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी, रमन जी बात कंप्लीट कर लीजिए। पार्टी कोई भी हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज के
समय में राजनीति राजनीति कभी हुई नहीं, आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, राजनीति कभी हुई इतनी गंदी समर्पण का भाव पे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब तुलना होगी और अभी भी ऐसे अपने प्रतिद्वंदियों को राजनीतिक द्वेष से उठाएंगे, उसके लिए तो कभी देश के प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने इस तरीके की कार्रवाई विपक्षी दलों पे नहीं करी, कभी भी कभी। अच्छा एक बात बताइए समीर सिंह एक बात बताइए, एक मिनट समीर जी एक बात बताइए, आपका कार्यकर्ता अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अगर ये बात बोलते हैं कि हमारे ऑफिस के बाहर पुलिस बल लग गया था इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन करने नहीं गए, तो उसका क्या परसेप्शन जाएगा? कौन सी बात कर रहे हैं आप? बात सुन भी रहे रमन जी? मैंने क्या कहा? बोलिए। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जब आंदोलन करने निकलती है तो उनका एकदम घेराव कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब लाठियां चलाई जाती हैं, अरेस्ट किए जाते हैं और इलीगली आपको शायद ये कोई भी आंदोलन होता है 2000 आपको शायद ये केस पता भी नहीं होगा रमन जी, 2021 में जब समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, उन्होंने आंदोलन किया था, उनको बकायदा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने, जो वहां का पुलिस प्रशासन था, एसीपी को नोटिस देके बोला गया था कि किस बिहाफ पे आपने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, 7 दिन के लिए डिटेन किया हुआ था, कुछ नहीं तो कम से कम 75 सारी बातें मैं समझ ये बातें ये आप कह रहे हैं कि हम डिस्करेज नहीं हो रहे, मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी क्या है, इसके बाद भी डिस्करेज नहीं हो रहे। हमने यही कहा कि कब हमने चलिए तभी पैदल मार्च निकाला था। लास्ट रिएक्शन आपसे, टाइम कम है, एसएन सिंह लास्ट रिएक्शन। देखिए मैं बड़े भाई को कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो इनको भी ये नजीर पेश करना चाहिए, जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं। बहुत छोटे आपके छोटे भाई मान लीजिए, चलिए सुन लीजिए बात। कोई बात नहीं, जिस तरह से आज विकास के कार्य हो रहे हैं, आज वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग रही है, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जैसे रैपिड रेल, मेट्रो, और जिस तरह से कार्य हो रहा है ना वो करना चाहिए। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है एसएन सिंह जी, आपका विकास आपका विकास भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं तो कह रहा हूँ आप अपहरणवाद को बोया, हम विकासवाद को बोल रहे हैं, जो जैसा विकास सबको समझ में नहीं आता है एसएन सिंह साहब, विकास की बात मत कीजिए। विकास ये एक इसका एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। विकास देखिए, जैसे जनता के बीच में विकास की बात की जाती है वैसी डीजल पेट्रोल महंगाई ये सारी चीजें देश की समृद्धि, मैं तो कह रहा हूँ सवाल उठाइए। अरे सुनिए भैया, मैं तो कह रहा हूँ सवाल उठाइए, सवाल उठाना चाहिए, जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी भी सरकार थी, हमारी भी सरकार है, जनता तुलना कर रही है कि आपके सरकार में किस तरह से कार्य होते हैं। चलिए देखना ये होगा कि रामपुर में क्या होता है, मैनपुरी में क्या होता है, खतौली में क्या होता है। आज तो मैनपुरी में योगी भी थे, उधर खतौली में जयंत चौधरी जबरदस्त धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, आजम खान की इमोशनल अपील का क्या असर होगा ये भी देखना बाकी होगा। फिलहाल इंतजार करते हैं 8 तारीख तक का, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एसएन सिंह साहब, समीर सिंह साहब, मोहम्मद अखलाक और प्रकाश शुक्ला जी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।